So, what do you understand by the chemical kinetics words? Actually, it is concerned with the rate of the reaction. Thermochemistry in the class +1 has told us about the reaction is spontaneous or non-spontaneous. With the help of Gibbs free energy, the change in Gibbs free energy, that is delta G is equal to delta H minus T delta S, we come to know about the spontaneity or non-spontaneity of the reaction. वो थर्मो ने हमें बताई कि कोई रिएक्शन कितनी हो सकती है या नहीं हो सकती, मगर थर्मो ने एक चीज़ नहीं हमें बताई कि कोई रिएक्शन का रेट कितना है, कितनी वो फास्ट है, कितनी वो स्लो है, उसकी स्टडी नहीं करी। तो उसकी स्टडी करती है बेटे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स रेट या स्पीड ऑफ द रिएक्शन आपको बताती है। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू द रेट कोई रिएक्शन बहुत स्लो हो सकती है, कोई रिएक्शन बहुत फास्ट हो सकती है, मतलब किसी इंस्टेंट पे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 1 सेकंड में हो जाती है, और कोई रिएक्शन मॉडरेट स्पीड की भी होती है। लाइक इफ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, इट इज अ स्लो रिएक्शन। ठीक है, इट कैन टेक months, it can take years depending on the climatic condition, it will not take a day and so। ठीक, तो ये स्लो रिएक्शन में आ जाती है। देन फास्ट या इंस्टेंट पे होनी, मतलब अभी मिक्स किया अभी हो गया। जैसे आपने प्रैक्टिकल्स में यू हैव डन द न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ instantaneous rate of reaction, means they will be occurring एट इंस्टेंट, जैसे मिक्स करते हो वैसे ही रिएक्शन हो जाती है। देन मॉडरेट इंस्टेंट पे नहीं होती, इतनी स्लो भी नहीं होती, फ्यू मिनट्स लेती है। जैसे कि हम सुक्रोज, इफ आई एम टेकिंग सुक्रोज द एग्जाम्पल, ठीक है, यू विल बी डूइंग इन दिस चैप्टर ऑल्सो। सुक्रोज इज अ डेक्स्ट्रोलेटिक शुगर, इट इज़ अ डाइसैचराइड। डाइसैचराइड होता है जो 2 मोनोसैचराइड्स का बना होता है। जब उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस मतलब जब हम उसको वाटर की प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो इसके मोनोमर्स हमें मिलते हैं, जो कि क्या होते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये एक मॉडरेट स्पीड भी होती है। अगर हमने लैब में कोई इफ़ यू आर इन अ बीएससी लैब में अगर फिजिकल केमिस्ट्री के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट होता है तो ये वाला होता है, या स्टेरिफिकेशन करवाई जाती है कि एस्टर को तोड़ा जाता है, दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, बिकॉज ये अक्सर होते हैं मॉडरेट स्पीड पे। तो इनकी जो प्लेन पोलराइज लाइट को देख के रोटेट कितनी हुई कितनी रह गई, तो हम इनकी रेट्स निकाल सकते हैं इजली। इंस्टेंट वाले भी बहुत डिफ़िकल्ट हैं क्योंकि वो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा कब हो गए। और टॉकिंग अबाउट हमारे स्लो जो होते हैं वो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि इसका रेट लैब में स्टडी कर सके। ठीक, अब रेट या स्पीड, अगर हम वैसे भी बेटे स्पीड की बात करें इन द फिजिक्स ऑल्सो, स्पीड को हम क्या बोलते हैं, कितना आपने डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम पे। अब यहाँ पे कोई डिस्टेंस तो कर ही नहीं रहा, यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रही है, ए से बी बन रहा है, तो ए कम हो रहा है तो बी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जैसे टाइम बढ़ता है तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोलते हैं, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन, change in the concentration of reactant or product, ठीक है, with time taken in the change, उस चेंज में आप टाइम कितना यूज हुआ, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके बेटे, अब विद द हेल्प ऑफ ग्राफ जस्ट सी इट, कि हमें पता है कि दिस इज assume this is the concentration versus time graph, and here is the concentration of the reactant. With increase in time, you know the concentration of the reactant will decrease. जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। और यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटे, 0। तो विद इंक्रीज इन टाइम
the concentration of the product will be increased. तो ये reactant की कर्व होगी और ये प्रोडक्ट की होगी. तो हम क्या देख रहे हैं कि टाइम से चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा है. जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो डिक्रीज कर रही है, वो डिक्रीज कर रही है. ठीक, ओके. तो इससे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ए से बी बन रहा है, इफ फ्रॉम ए रिएक्टेंट अ बी इज फॉर्मिंग, तो हाउ यू विल गिव द रेट ऑफ द रिएक्शन. You will say there is a change in the concentration of the reactant. What is the change in the concentration of the reactant? The concentration of reactant is becoming less with respect to time. ठीक, this negative sign which I have put here before the reaction rate shows the decrease in the concentration of the reactant. Okay, or we can say the concentration of the product increases with the passage of time. Now this positive sign indicates here the increase in the concentration of the product. Now I have used here delta. Delta तब यूज किया जाता है जब हम एवरेज रेट निकालते हैं. ठीक, तो हियर कम अदर कंसेप्ट. दिस रेट ऑफ रिएक्शन हम टू टाइप्स में लिखते हैं बेटे. वन इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, अदर इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. एक्चुअली केमिस्ट्री में when we are doing the experiment we are more keen to do the instantaneous rate of reaction. ठीक, so what we have already written is average rate of reaction. Okay, so for this type of reaction you have already done, that is if rate of reaction can be written as like this. ठीक बेटे, okay. So what is average rate of the reaction? It is decrease in the concentration over time taken. और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं rate of reaction? तो let me take some of the examples and show you. For example, you have m1 mole of A and m2 mole of B, and you are getting n1 mole of C and n2 mole of D. Okay, now हमें हमने स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी ऐड कर दिए. अब रेट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? नाउ द रेट ऑफ द रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज 1/m1, क्योंकि हमने सबको इक्वल करना है. ठीक, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये भी डिक्रीज हो रहा है, बी भी डिक्रीज हो रहा है. पहले ए के रिस्पेक्ट से निकाली, अब बी के रिस्पेक्ट से निकालोगे तो बी भी डिक्रीज हो रहा है. ये जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है इनको आगे डिवाइड कर देना है. डिवाइड इसलिए करते हैं कि दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए. इसके और इसको इक्वेट करोगे तो वैल्यू विल बी सेम. ठीक, तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, अगेन दिस इज ऑल्सो रिएक्टेंट, तो हमने नेगेटिव साइन पुट किया. ठीक है बेटे, तो अगर हमने विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट वी हैव टू राइट, हाउ यू विल राइट, इक्वल टू 1/n1 change in the concentration of C with respect to time, 1/n2 change in the concentration of D with respect to time. ऐसे हम एक एवरेज रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं जी. ठीक है बेटे, हम स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो गिवन हैं उनको डिवाइड करते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो इक्वल टू आ जाए. हम एक एग्जांपल करते हैं. यू हैव ऑलरेडी डन द एग्जांपल ऑफ द हेबर्स प्रोसेस, दैट इज N2 प्लस 3H2 गिव्स अस 2 अमोनिया. ये हमें पता है, दिस वी नो. अगर इसका रेट एक्सप्रेशन लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? रेट is
चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2। अरे डी अभी इंस्टेंट नहीं किया आपने। ओके, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, now is equal to change in the concentration of ammonia। तो ऐसे हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं किसी भी रिएक्शन का, एंड इट विल हेल्प इन द न्यूमेरिकल्स। ओके, इट विल हेल्प इन द न्यूमेरिकल्स टू rate of reaction, change in the concentration of the reactant with respect to change in the time। ओके, अब हमने ये एक्सप्रेशन लिखा, आप लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, आप फिजिकल केमिस्ट्री के जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो हायर स्टैंडर्ड में इन द बैचलर डिग्रीज, तो आप ग्राफ प्लॉट करते हो, तो ग्राफ से चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकाली जाती है। अब लेट अस सी कि एवरेज रेट का ग्राफ क्या होता है। जस्ट सी, ये आपका हमें पता है कि हमारा कर्व फॉर द रिएक्टेंट ऐसे आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमारी डिक्रीज करेगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमारी इंक्रीज करेगी, है ना बेटे। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अब हमने क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द एवरेज रेट। अब मैंने क्या किया, मैंने टाइम t1 लिया। एट टाइम t मुझे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी मिलेगी एट टाइम t, इतनी, आई एम गेटिंग इतनी। ओके, और मैंने मान लो रिएक्शन है मेरी A to B जा रही है बेटे, ये रिएक्शन, तो A1 मैंने एज्यूम कर ली कॉन्सेंट्रेशन कितने पे है, टाइम t1 पे। ओके, अब ये रिएक्शन प्रोसीड करी, अब ये रिएक्शन प्रोसीड करी, तो मैंने मान लो बेटे इस टाइम पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन निकाली, दैट इज T2। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ गई A2, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ओके बेटे, अगर हम मैं चेंज ही निकाल लूंगी तो A2 माइनस A1 विल बी डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। अभी A2 तो कम है, तभी तो नेगेटिव आता है आगे, A2 तो कम है हमारी कॉन्सेंट्रेशन, तो डेल्टा A क्या आएगा अपॉन डेल्टा T, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस। तो here you can find the average rate। okay, this will not come in the exams bete, this is for the only practical cause, and the practical related to this is not in your syllabus, but yet to understand the graph you are doing। okay, now let us see the next type of reaction, that is instantaneous reaction। so what is instantaneous reaction? एक एक्सप्रेशन किया हमने एवरेज निकालने का, एक हमने एक्सप्रेशन करना है बेटे इंस्टेंट पे। इस चैप्टर पे हम सिर्फ और सिर्फ इसके साथ डील करेंगे। जब हम इंस्टेंट की बात करते हैं तो बिल्कुल पॉइंट्स में टाइम की वेरिएशन की बात कर रहे हैं, जैसे 0.1 से हम 0.1 मतलब 0.1 आगे गए, सेकंड्स में चेंज हुए, तो उस इंस्टेंट में एक निकाला। मीन्स अगर A से हम B गए तब हम जब एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज रेट विद रिस्पेक्ट टू A ये लिखते हैं, ये लिखते हैं बेटे। ओके, एवरेज ये लिखते हैं। अगर हमने लिमिट इसकी टाइम की बहुत कम कर दी, लिमिट टाइम की मान लो आपने कर दी नियर टू ज़ीरो, कि टाइम लैप्स इतना हुआ ही नहीं, टाइम एक इंस्टेंट पे आप रेट निकाल रहे हो, यू आर फाइंडिंग एट द इंस्टेंट, तो इसी को हम क्या लिख देंगे, डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी, दिस वॉज द एवरेज, नाउ दिस इज द इंस्टेंट। ओके, इन द सेम वे अगर मैं रिस्पेक्ट टू बी निकाल लूँ तो दिस वॉज माई एवरेज रेट,
अब मैंने क्या किया, लिमिट मीन्स टाइम कुछ भी चेंज नहीं हुआ, डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो। ठीक, तो मैं ये कैसे लिखूंगी, स्मॉल चेंज इन बी विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज टाइम इंटरवल। तो ये हम एक इंस्टेंट में निकालते हैं। ओके, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब मेजर करते हैं स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इतना स्मॉल इन फाइनेटेसिमली स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, देन वी यूज टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। और यही हम प्रैक्टिकल यूज में लेते हैं, क्योंकि हमें टाइम टू टाइम नीड होती है कि इंस्टेंट में निकालने के लिए। इसी को ही अगर हमने जो लास्ट इक्वेशन करी थी अमोनिया के ऊपर, हम अगर अप्लाई करें तो वी विल राइट एज N2 प्लस H2 गिव्स अस अमोनिया। ओके, ठीक। अब अगर इंस्टेंट पे लिखोगे तो कैसे लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपने द मेन चैप्टर स्टार्ट फ्रॉम हियर, you have to know how to write it at the particular instant. This will help you in the numericals. So it will be minus change in the concentration of nitrogen with respect to change in the concentration of time, then 1/3 change in the concentration of hydrogen with respect to time, then change in the concentration of ammonia with respect to time। तो इसका रेट एक्सप्रेशन इस इक्वेशन का बेटे एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट वो ये बनेगा। जैसे हमने एवरेज रेट का ग्राफ स्टडी किया, जैसे हमने बेटे एवरेज रेट को भी ग्राफिकल से ही निकालते हैं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो ग्राफ से ही निकाला जाता है। तो हम अगेन हमारा, अगर मैं ग्राफ बनाऊं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम पे, तो मेरा ग्राफ कैसे आएगा आपको पता ही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, विद इंक्रीज इन टाइम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, विद इंक्रीज इन द टाइम कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अब हम यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे और ये टाइम लेंगे हम T1 और ये एंगल है थीटा इसके बीच में। अब अगर हमने इस इंस्टेंट पे निकालना है, इस टाइम इंस्टेंट पे निकालना है रेट, तो हम क्या निकालेंगे, मान लो रिएक्शन हमारी A to B जा रही है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A with respect to time is equal to slope, negative of slope of tangent। ओके ओके बेटे, एट T1 पे इज इक्वल टू -tan थीटा आएगा आपका। ओके, एंड थीटा के एंगल ऑफ द टेंजेंट विद टाइम एक्सिस। अगेन बेटे इट विल नॉट कमिंग इन योर एग्जाम, इट इज अगेन फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली। प्रैक्टिकल्स में हम जब भी प्रैक्टिकल्स करते हैं हायर स्टैंडर्ड पे, अगर इंस्टेंट पे निकालनी हो तो वी यूज टू यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके बेटे, बाय प्लॉटिंग द ग्राफ एंड देन वी यूज टू फाइंड। सो क्लियर? तो हमने रेट क्या बोला कि अगर इफ देयर इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इन रिस्पेक्ट टू टाइम विद अ चेंज इन टाइम, उसे हम रेट कहते हैं। रेट टू टाइप्स के बोले हमने, एक एवरेज बोला और एक हमने इंस्टेंट पे बोला। एवरेज बोला जब टाइम इंटरवल थोड़ा सा ज़्यादा हो, ठीक, मगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में हम स्टडी करते हैं किसी इंस्टेंट पे थोड़ा सा टाइम में चेंज हो, मतलब टाइम बहुत ही कम हो कि उसकी लिमिट क्या हो, नियरली इक्वल टू ज़ीरो हो, तब हम स्टडी करते हैं, इतनी धीरे धीरे रिएक्शन को स्टडी करते हैं। अब इतनी धीरे धीरे रिएक्शन एज सच तो हम स्टडी कर नहीं सकते, दैट इज़ वाई वी प्लॉटिंग अ ग्राफ एंड देन विद द हेल्प ऑफ अ स्लोप
ठीक है। एट द टेंजेंट T1 हम क्या निकाल लेते हैं, हमारा किसी इंस्टेंट पे टाइम जो है रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दी जाती है प्रैक्टिकल्स में, ठीक है। बट नाउ द वैल्यूज विल बी गिवन टू यू, न्यूमेरिकल जो हमने करने हैं, ऑल द थिंग्स आर गिवन टू यू। सो गॉट द पॉइंट। सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द रेट। तो यूनिट क्या होंगे बेटे रेट के, ऑब्वियसली यूनिट रेट के होंगे जिसके इक्वल किया है। तो हमने कॉन्सेंट्रेशन की बात करी है डिवाइडेड बाय टाइम। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम क्या होता है, व्हाट इज टाइम, टाइम इज कैन बी सेकेंड, मिनट, एनीथिंग। तो यूनिट इज मोल पर लीटर, depending upon the time unit you will give the unit of the rate of reaction. Okay bete, now let us do what are the factor affecting the rate of the reaction. There are various factors which affect the rate of reaction. Okay, so the first factor is concentration of the reactant. Factor affecting the rate of reaction. So the first is concentration of the reactant. Obviously ग्राफ ने हमें बता दिया जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा रेट। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तभी रिएक्शन रेट बढ़ेगा, देन ओनली रिएक्शन रेट विल। अगर कॉन्सेंट्रेशन ही आपने कम ली होगी उतने चांसेस मॉलिक्यूल को कोलाइड करने के कम हो जाएंगे, उतने मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, उतनी क्लेरियन फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of reaction. Okay, now nature of the reactant. Nature of the reactant, देखो पहले तो अगर आपके गैशियस रिएक्टेंट है तो सबसे फास्ट एक्ट करेंगे, फिर लिक्विड, फिर आएंगे सॉलिड, क्योंकि इनके बॉन्ड पहले ही दूर दूर है तो जल्दी रिएक्ट करेंगे। दूसरा क्या फैक्टर है कि उनमें जो फोर्सेस हैं ऑलरेडी, अगर किसी का बॉन्ड तोड़ने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा प्रीवियस वाला तो उसका रेट कम होगा। जिसका बॉन्ड रिएक्टेंट का वीक होगा उस बॉन्ड को हम जल्दी तोड़ पाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने इन दोनों को रिएक्ट करना है तो हमें NO2 मिलती है, ये फास्ट रिएक्शन होती है। मगर जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट करते हो ऑक्सीजन के साथ एंड यू गेट कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है बेटे, स्लो हो जाती है। ये रिएक्शन स्लो क्यों है, क्योंकि इनके बॉन्ड को क्लीव करने में हमें टाइम लगता है और इनके बॉन्ड जल्दी क्लीव हो जाते हैं। अगर रिएक्टेंट जल्दी टूट जाएंगे और नए प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी उतनी जल्दी बन जाती है, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तीसरा कि रिएक्टेंट किस हम कह सकते हैं कि किस फॉर्म में पड़े हैं, मीन्स सरफेस एरिया कैसा है, सरफेस एरिया। अगर रिएक्टेंट को आपने फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में रखा है तो यू नो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तोड़ के गोभी की सब्जी बना रहे हैं मम्मा, अगर जितनी ज़्यादा काट के बनाएंगे कद्दूकस करके बनाएंगे जल्दी बनेगी, क्योंकि आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। अगर गोभी वैसे की वैसे रख देंगे तो इट विल टेक टाइम टू बी कुक्ड, ठीक है, तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो जितनी आप फाइनली डिवाइडेड स्टेट में या पाउडर स्टेट में लेके जाते हो उतना ज़्यादा आपका क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो नेक्स्ट इज ओनली so that it will not be erased. Next is better temperature. Now you have doing from the junior standard टेम्परेचर 2 टाइप की रिएक्शन होती हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, है ना। तो ली चैटरली प्रिंसिपल क्या कहता है, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। अगर एक्सोथर्मिक में आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज ही होना है। सो ये डिपेंड करता है आपकी रिएक्शन कैसी है। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इंक्रीज in decrease in the temperature will increase the rate of reaction. If the reaction is endothermic,
then increase in the temperature will increase the rate of reaction. Okay, depending on the type of the reaction you are doing. Okay, now next is beta catalyst. Fourth one is catalyst. So you know that a catalyst do affect the rate of reaction on the both sides. आपकी रिएक्शन होती है ऐसे कुछ, ये देखो ऐसे करके ऐसे, ये आपके रिएक्टेंट है मान लो, ये आपके प्रोडक्ट है, ये इनको एनर्जी चाहिए, दिस एनर्जी नीड फॉर रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ये हम इसको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अब पेट्रोल को आग लगती है ना, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, एक तिल्ली से पेट्रोल को आग लग जाती है, ठीक है। तो कईयों की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, जैसे कि आपने रिडक्शन करनी है, एल्कीन को हाइड्रोजन ऐड करते हो तो यू नीड प्लेटिनम, तो उसके बीच में हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है बोथ फॉर द प्रोडक्ट। अगर जितनी अब बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट होगी उतनी ही फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगी। तो कुछ रिएक्शन है जो कैटलिस्ट डिपेंडेंट होती हैं, तो उनको ज़रूर कैटलिस्ट इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कैटलिस्ट नहीं डालोगे तो वैसी रिएक्शन नहीं होंगी, ठीक। द लास्ट फैक्टर अफेक्टिंग इज लाइट। अच्छा, अगर हम डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल है लाइट की, कैन फोटोसिंथेसिस अकर विदाउट लाइट? नो, इट कान अकर विदाउट लाइट। तो कई रिएक्शन फोटो सेंसिटिव होती हैं, these are called photochemical reaction, जो which will occur only and only in the presence of light. if you remember class 10th आप AgBr AgCl करते थे, लाइट की प्रेजेंस में टूटती है। तो these are the examples of the photochemical reaction, like when you react hydrogen and chlorine, you want light for it, है ना, तो it will form HCl। तो ये सारी फोटोकेमिकल हैं जो लाइट के बिना नहीं होंगी। लाइट उन रिएक्शन को इफेक्ट करेगी। अ केमिकल रिएक्शन इन विच प्रेजेंस ऑफ लाइट इज प्लेइंग अ मेन रोल, and this type of the reaction is known as photochemical reaction. And if you are not giving any kind of reaction and placing in the dark, this reaction will not be occurring. Okay bete, so today what we have done what is chemical kinetic is. Chemical kinetics is that in which we study the change in the concentration of a reactant or a product with respect to time. ठीक, means we have to study the rate of the reaction. Okay, we know the concentration of the reactant is decreasing and decreasing, so हम negative sign put करते हैं। concentration of reactant increase करती है तो हम positive sign put करते हैं। और हमेशा जब भी हम स्टडी करते हैं प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस के लिए, हम किसी इंस्टेंट पे वर्क करते हैं, इंस्टेंट पे ही स्टडी करनी है, इंस्टेंट के रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि वो हमें पर्टिकुलर आइडिया देता है कि इतने पॉइंट में कितनी वेरिएशंस आई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में। ओके बेटे, तो हमने इंस्टेंट भी सीखा। देन वी हैव स्टडीड क्या कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, कोलाइड करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। नेचर, अगर आपके गैशियस होंगे उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो रेट बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। देन उसके बाद मेन है कि उनके बॉन्ड्स कैसे हैं। अगर बॉन्ड वीक है तो पहले वाले बॉन्ड टूटेंगे तो तभी नए बनेंगे, तो पहले वाले बॉन्ड अगर जल्दी टूट जाते हैं तो इसका मतलब उसका रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे हम HCl और NaOH को रिएक्ट करते हैं तो फटाफट वो आयोनाइज हो जाते हैं, तो दे आर एट इंस्टेंट, वो रिएक्शन फटाफट से हो जाती हैं। जिनके पहले वाले ही बॉन्ड इजली नहीं टूटते हैं वो नई बॉन्ड्स कहाँ से बनाएंगे, तो उनको टाइम लगता है। टेम्परेचर डिपेंडिंग आपकी एक्सो है या एंडो है, दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेड। अगर एक्सो है तो ऑब्वियसली यू विल डिक्रीज द टेम्परेचर, इफ द रिएक्शन इज एंडो यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर। कैटलिस्ट, सम ऑफ द रिएक्शंस आर अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट, सो यू नीड द कैटलिस्ट वेरी वेल, यू नो। कैटलिस्ट के बिना रिएक्शन नहीं होगी। अगर मैं इथीन में हाइड्रोजन ऐड करती हूँ तो मुझे निकल देना पड़ेगा। अगर मुझे एल्काइन की रिडक्शन करनी है एल्कीन में तो ब्रिज रिडक्शन या लिनडार कैटलिस्ट देना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं होगी, ठीक है। अब सिस या ट्रांस चाहिए,
वैसे ही बेटे लाइट पे भी डिपेंडेंट है, कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है जो लाइट के बिना नहीं हो सकती, दीज आर नोन एज फोटोकेमिकल। ओके, एनी डाउट?